हेलो दोस्तों, अन अकेडमी के अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको एक व्यक्ति को पेमेंट करनी हो तो आप कैसे करते हैं? आसान सा जवाब है, कैश दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको डिजिटल पेमेंट करनी है फिर कैसे करेंगे? आप यूपीआई कर सकते हैं, आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप कार्ड के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल स्तर पर जाकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करनी है या एक देश से किसी दूसरे देश में पैसों को भेजना है, तब हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों को सामना करना पड़े। यानी कि इतनी आसानी से जो यूपीआई के फीचर्स हैं या यूपीआई का सिस्टम है या कार्ड से आप जो ट्रांजैक्शन कर पाते हैं वो इतनी आसानी से ना कर सके। हाल ही में एक समझौता हुआ है भारत और यूएई के बीच में, उसमें कुछ ऐसी ही सुविधा को आसान बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत और यूएई करेंगे रुपए और दिरहम में व्यापार। तो भारत की जो करेंसी है उसे हम रुपए के नाम से जानते हैं और यूएई की जो करेंसी है उसे हम कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। ठीक है, तो इन दोनों में अगर व्यापार की बात की जा रही है तो ऐसा क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम ये कह रहे हैं कि व्यापार दो देशों के बीच में किया जाना है? और अगर अब ये समझौता हो रहा है तो पहले फिर व्यापार कैसे होता था? इन सभी बातों पर चर्चा करना ज़रूरी होगा। उन प्रमुख कीवर्ड्स को समझेंगे जो दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस पर प्रभाव पड़ता है, ये सभी बातें। तो खबरों में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है यूएई के अंतर्गत। तो भारत का जो रिजर्व बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वैसा ही एक सेंट्रल बैंक है यूएई का, उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते हैं क्या है? भारत के अंतर्गत जो करेंसी है, मुद्रा की सप्लाई है, उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। भारत के अंतर्गत मुद्रा नियंत्रक की भूमिका निभाता है, बैंकों को रेगुलेट करता है। इसी तरह वहाँ का भी एक केंद्रीय बैंक है जो ऐसी ही व्यवस्थाओं का संचालन करता है। तो समझौता हुआ है आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच में। उन्होंने 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है ये हस्ताक्षर, किस विषय पर हुए हैं? पहला है सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग। इन्होंने ये कहा है कि अब हम एक देश से दूसरे देश में जो भी स्थानांतरण होगा, वस्तुओं का निर्यात होगा, आयात होगा, वहाँ पर आपसी मुद्रा का स्थानांतरण करेंगे। अभी तक जो स्थानांतरण होता था या हम इस तरह के जो भी लेन देन करते थे उसमें एक मुद्रा की प्रमुख भूमिका होती थी जिसे हम डॉलर के नाम से जानते हैं, और डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित था और आज भी है। आज भी आप देखते हैं कि विदेशों से जो मुद्रा आती है वो डॉलर में आती है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसको परिवर्तित करते हैं। तो किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि अब जब हम चूंकि सीधा रुपए देकर के दिरहम ले सकते हैं और दिरहम के तहत रुपए में व्यापार कर सकते होंगे, बीच से जो डॉलर की व्यवस्था थी उसको हटा रहे हैं। दूसरा क्या है, भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ना, जो पेमेंट इंटरफेस है उनको आपस में लिंक कर देना, तभी तो पेमेंट हो पाएगा। तो पहला समझौता तो ये है कि स्थानीय मुद्राओं में हम पेमेंट कर लेंगे, ट्रांजैक्शंस कर लेंगे। दूसरा, ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा जो एक बड़ी व्यवस्था होगी और भारत के लिए अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं। तो ये हुई खबर की बात। चलिए अब आते हैं एक सिस्टम पर जो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के रूप में व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। इसको कह रहे हैं LCSS। ठीक है, यानी लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक शब्द है जो बहुत चर्चा में बना हुआ है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, हो सकता है मेंस में भी कोई प्रश्न बना दिया जाए। क्या है, डी डॉलरीकरण या डी डॉलराइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें डॉलर की जो भूमिका है उसको कम करना, उसको खत्म करना धीरे धीरे, और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। मकसद क्या है, रुपए और दिरहम के द्विपक्षीय उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब इससे बढ़ावा मिलेगा। और ना केवल रुपए और दिरहम, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के साथ करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह से कर सकते हैं, अभी यूएई के साथ है, हम सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं, और भी जो देश जिनके साथ भारत व्यापार करता है उस दिशा में हम इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो चालू और अनुमत पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लेन देन को इसके तहत कवर किया जाना है जो समझौता हुआ है। इसका लाभ क्या है? पहला ये है कि घरेलू मुद्राओं में भुगतान कर लिया जाएगा तो हमें डॉलर मांगने की
जो एक व्यवस्था है उससे छुटकारा मिलेगा। अभी के लिए अगर हम फॉरेक्स को एकत्रित करते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको बोलते हैं, अगर डॉलर हमारे पास खत्म होने लगे तो हम चिंतित हो जाते हैं कि डॉलर नहीं है तो कैसे हम बाकी देशों के साथ व्यापार करेंगे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित होती जाती है बाकी देशों के साथ आने वाले समय में, तो हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम रुपए में ही व्यापार कर पाएंगे दूसरे देशों के साथ। ऐसे में जो हम फॉरेक्स की एक संकल्पना को देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, उससे थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती है। दूसरा INR यानी इंडियन रुपीज, इंडियन रुपी, और AED अरब अमीरात दिरहम, विदेशी मुद्रा बाजार का विकास होगा। चूंकि दो देशों के बीच की बात की जा रही है तो इनके संबंध में ही चर्चा है। तो दोनों देशों के बीच में निवेश और जो रेमिटेंसेस हैं, प्रेषण, या एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को जो अपने परिवार में धन भेजता है, उसको अगर किया जाना है तो वहाँ पर मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी? मान लीजिए आज के समय में हम किसी तीसरी मुद्रा से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इससे एक डर ये भी है कि जो एक्सचेंज रेट है कल को वो घट बढ़ सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनवॉइस बन गई, अब कल को अगर कीमतों में उतार चढ़ाव होगा तो वहाँ पर भी दिक्कत होगी कि अब किस हिसाब से कीमतों को फिर से स्थापित किया जाए या फिर से बैलेंस किया जाए। ऐसे में क्या होगा कि इस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। और दोनों देश को बैंकिंग प्रणालियाँ हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है यहाँ भारत का या UAE का, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसमें भी वृद्धि होगी और एक सहयोग समझ में आएगा कि दोनों देशों की बैंकिंग सिस्टम्स में जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ सीखी जा सकती हैं। दोनों देश की इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है वो भी बैंकिंग प्रणाली के तहत सीखा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत UAE व्यापार संबंधों को लेकर के। पहले ये जानना भी ज़रूरी होगा कि आखिरकार अगर हम रुपए और दिरहम में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो भारत का आखिरकार UAE से ट्रेड है कितना, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हम वहाँ से मंगाते हैं या उनको देते हैं। तो हम जो उनको देते हैं यानी निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं खनिज ईंधन, मोती, विद्युत मशीनरी, खनिज तेल और उससे जुड़े हुए उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम, कीमती पत्थर, धातुएं और बहुत सारी चीज़ें। बदले में क्या लेते हैं? पेट्रोलियम या कहें क्रूड ऑयल, दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम पिछला ट्रेड देखें 2022-23 के आसपास, तो UAE और भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है UAE भारत का, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी माना गया है। इसके अलावा 2022 में भारत UAE व्यापार बढ़कर कितना हो गया? $85 बिलियन। अब इसमें निर्यात कितना है और आयात कितना है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $85 बिलियन हो रहा है। इसके अलावा भारत UAE का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो दोनों देशों की एक दूसरे के साथ जो उपस्थिति है, जो ट्रेड है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अलावा UAE भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है, तो इन्वेस्टमेंट भी भारत को अगर मिलता है वहाँ UAE का एक बड़ा रोल है। 2022 में अगर हम देखें तो भारत पहला देश था जिसके साथ UAE ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं और हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसमें चाहे सऊदी हो या बाकी देशों, उसके साथ साथ UAE की भी बड़ी भूमिका है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार गूगल करके देख लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे MOU पर, उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो उसमें UPI और IPP यानी हमने जो ट्रांजैक्शंस किए जाने के लिए इंटरफेसेस को लिंक करने की बात कही है, तो भारत में कौन सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसी तरह UAE में एक चलता है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, इसे कहते हैं IPP। तो इनको इंटीग्रेट किया जाएगा कि इनके अंतर्गत जो ट्रांजैक्शंस किए जाने हैं वो आसानी से हो सकें। इसके अलावा कार्ड्स को लेकर के भी कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो कार्ड है, रुपे कार्ड हो या UAE के अंतर्गत UAE स्विच है, उसको लिंक किया जाए आपस में। उसके तहत जो ट्रेड होना है या फिर जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो आसान हो सके, तो तेज हो जाएंगे, सुविधाजनक हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और लागत प्रभावी सीमा पार निधि हस्तांतरण इनके तहत हो सकेगा, यानी कि इफेक्टिव। क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे में अगर उनको रेमिटेंसेस भेजने हैं अपने किसी दूसरे देश में तो उनको दिक्कत होती है कि वो पहले एक दूसरा चार्ज पे करें या किसी तरह की समस्याओं में उलझे। यहाँ पर क्या है, उनको सीधा सुविधा मिल जाएगी कि सीधे सीधे वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो UAE में रहने वाले लगभग 3.5 मिलियन
जो निवासी भारतीय हैं उनके लिए ये व्यवस्था काफ़ी प्रासंगिक मानी गई है। और 3.5 मिलियन एक बड़ी संख्या होती है किसी देश में रहने के लिए, जिनसे भारत में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके कुछ और लाभ हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं ओवरऑल अगर हम सम अप करें। पहला, जो रेमिटेंसेस है उसके लिए उच्च लेन देन लागत कम हो जाएगी। दूसरा, कम वेतन पाने वालों के लिए वास्तविक समय समाधान हो जाएगा, यानी रियल टाइम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगला क्या है, एनपीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय नंबर वाले अनिवासी खातों को यूपीआई इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए भी अनुमति दे दी है। इसकी अगर आप शुरुआती चीज़ों को देखेंगे तो सिंगापुर के साथ एक समझौता हुआ था, उसका पे नाउ, उसको उन्होंने लिंक किया था। और अब कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और भी कई सारे नामों की सूची है जो इसके तहत शामिल होते जा रहे हैं। तो विश्व बैंक ने बताया था कि साल दर साल के आधार पर अगर हम देखें तो 2022 में जो रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं भारत को, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है जो कि 24.4% है। इसके हिसाब से अगर रेमिटेंसेस निकाले जाएं तो लगभग 111 बिलियन डॉलर का भारत को प्रेषण प्राप्त होता है। तो जीडीपी का अगर देखें तो लगभग 3.3% ये हिस्सा बनाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए रेमिटेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो समझौता हुआ है ये दोनों देशों के बीच में व्यापारिक स्थितियों को तो बेहतर करेगा ही, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के ओर भी इशारा करता है। साथ ही जो लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं उनको पेमेंट करने में आसानी होगी, और जो भी निर्यातक हैं और आयातक हैं उनके द्वारा किए जाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आसानी से पूरे किए जा सकेंगे और सही समय पर पूरे हो पाएंगे। एक सवाल देखने इससे जुड़ा हुआ, पहला स्टेटमेंट है इसमें, हाल ही में आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन सीमा पार लेन देन के लिए एक डिजिटल भुगतान मंच स्थापित करने पर केंद्रित है। दूसरा, यूपीआई और आईपीपी लिंकेज से यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए प्रेषण लागत कम हो जाएगी। और तीसरा, निर्यात अनुबंधों को स्थानीय मुद्रा में अंकित करने से एक्सचेंज रेट जोखिम बढ़ जाते हैं। आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन से स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीनों सही है, 2 सही है, 1 सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक जो हिंदी चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।